गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने स्टेम की डिजाइनिंग देखी जो कि अभी बिल्कुल अधूरी थी। उसको हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब अभी उसमें काम आधा भी नहीं हुआ है। उसमें जितना काम हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमें जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है, ये रेनफोर्समेंट मतलब ये लेंथ वाइज हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये जो लेंथ है ये 1 मीटर शो है। ये 1 मीटर है। ठीक है, अभी आगे भी हो सकती है लेकिन हम सिर्फ 1 मीटर के लिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार जो हमने दी हुई हैं वो हम जरा बना देते हैं। जैसे एक ये बार है जो पिंक कलर की है, जो कि है वर्टिकल बार्स हैं, और यही मेन बार्स होती हैं जो कि मूवमेंट के लिए डिजाइन होती हैं। अर्थ प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो उसको बियर करने के लिए ये रेनफोर्समेंट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये रेनफोर्समेंट अगर मैं आपको पूरा नहीं बना रही, नीचे तक नहीं बना रही, इसका मतलब कि नीचे तक नहीं है। ये पूरा बेस स्लैब में पूरा दबी हुई होती है ये रेनफोर्समेंट। ठीक है, एक और जो रेनफोर्समेंट आप लोगों ने कल देखी थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली थी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर डेप्थ हर जगह चेंज हो रही होती है इसलिए हम लोग डेप्थ का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू रेनफोर्समेंट दिख रहा है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, जो कि शायद कल आया था। कितना था? 10 mm डायाबार, 8 mm, 8 mm डायाबार्स, 8 mm डायाबार्स और 150 mm सेंटर टू सेंटर आया था। और ये जो ब्लू है यानी जो मेन रेनफोर्समेंट है ये आया था 16 mm डायाबार्स और 100 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ तक सॉल्व हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो रेड बार्स या पिंक बार्स आपको दिख रही हैं, एक्चुअली में इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो हमने मोमेंट जिसके लिए हमने एएसटी कैलकुलेट किया है वो क्रिटिकल सेक्शन के लिए है। और क्रिटिकल सेक्शन हमारा होता है जो स्टेम है, स्टेम और बेस स्लैब जहां पर मिल रही होती हैं उस जगह पर मोमेंट होता है। अब चूंकि ये मोमेंट नीचे से ऊपर तक स्टेम में बराबर नहीं होता है, वो मैक्सिमम मोमेंट होता है जिसके लिए हम लोगों ने रेनफोर्समेंट कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग ऐसा करें। ठीक है, जरूरी क्या, अगर आप बात करेंगे सिंपल इकोनॉमिक सेक्शन की तो ये सेक्शन सही नहीं होगा। इसलिए क्या करना होता है, हमें हर जगह पर मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है जहां पर हमें लगता है कि मोमेंट चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने इसका क्रॉस सेक्शन बना दूं, जैसे ये एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर एक ना ट्रेपेजॉइडल है तो यहाँ पर एक ट्रेपेजॉइडल भी रहेगा, मैं बना ही देती हूँ। एक ट्रेपेजॉइडल भी रहेगा, ऐसा ऐसा एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपके सामने रहेगा। अब ये जो अब ये जो मोमेंट आपके सामने आपको दिख रहा है, ये इस जगह पर मोमेंट के लिए डिजाइन है, बिल्कुल बेस और ये जहां पर मीट हो रहे हैं उस जगह पर मोमेंट के लिए डिजाइन है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो मोमेंट चेंज हो जाएगा, या ऐसे बोलो कि कम हो जाएगा, अर्थ प्रेशर कम हो जाएगा और इसकी वजह से मोमेंट कम हो जाएगा। अगर मोमेंट कम हो जाएगा तो उसके लिए एएसटी रिक्वायर्ड भी कम हो जाएगी। तो जितना रिक्वायरमेंट हमें एएसटी का नीचे है उतना ऊपर नहीं रहेगा। सेम अलग एक सेक्शन लेते हैं, एक यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे भी सेम है, नीचे के कंपैरिजन में ऊपर कम एएसटी की जरूरत होगी। सेम ऐसे यहाँ पर भी है और ऐसे ही यहाँ पर भी है। जो हमारा आईएससी कोड कहता है, आईएस कोड कहता है, या जो रूल है, या जो आप जब एक्चुअल में डिजाइन करेंगे, मतलब फील्ड में जाके जब डिजाइन करेंगे तो आपको यही रूल फॉलो करना है कि आपको कुछ कुछ डिस्टेंस 500 mm या फिर 1 मीटर, जो आपको सही लगे, जितने में आपको लगे कि हाँ ज्यादा वेरिएशन नहीं होना है तो वो आप डिस्टेंस लेंगे, उतना डेप्थ आप ऊपर बढ़ेंगे और उस जगह पर मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब करेस्पॉन्डिंग अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे जो एक ट्रायंगल का बेस शो करेगा। फिर उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी वजह से जो मूवमेंट आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके लिए एएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो जो अभी जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, यही चीज आपको 5 बार करनी है।
5 बार करनी है। और अब आप डाया सिलेक्ट करने के लिए फ्री भी नहीं होंगे। आपको जो डाया, आपने जो पिंक वाला डाया जो लिया हुआ है, जो कि हमने जो लिया हुआ है वो है 16 mm डाया लिया हुआ है, तो वही डाया आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्पेसिंग का ये है कि देखिए, अगर वहां पर मैंने 100 स्पेसिंग लिया हुआ है, तो अब फर्दर स्पेसिंग जो होगा वो 200 होगा या 300 होगा या 400 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 150 रखना चाहते हैं तो आप 150 रख पाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये जो दूसरा वाला सेक्शन शो है, तीसरा सेक्शन जो शो है, इस जगह पर स्पेसिंग आती है कुछ 220 mm। जब 220 mm स्पेसिंग आ गई तो आप 220 को 200 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बदल दिए। ये होगा कैसे कि ये जो रेनफोर्समेंट है इसको आप कट करेंगे, और जब कट करेंगे तो एक चीज रहेगा कि आप ये जो सेकेंड बार है इसको कट कर देंगे, लेकिन कितनी दूर से कट करना है ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी, और वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, मान लीजिए स्पेसिंग आ गया 500, तो अब हम लोग 500 तो दे नहीं सकते हैं। हमने चूंकि नीचे स्पेसिंग हमने 200 कर दी ना, हर दूसरी बार को हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। हर दूसरी बार को हमने कट किया हुआ है, मतलब अब हमारे पास स्पेसिंग हो गई 200, आगे हो गया 200। तो अब आगे जो स्पेसिंग आएगी वो या तो 400 होगी या तो 600 होगी। हम 500 की स्पेसिंग नहीं क्रिएट कर सकते, तो हम लोग ऐसे केसेस में 400 की स्पेसिंग देंगे। मतलब आगे वाला जो रेनफोर्समेंट है वो आगे कट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना ही रूल सफिशिएंट नहीं है। हमें एक डेवलपमेंट लेंथ एक वैल्यू है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और उसका फॉर्मूला देखिए, आपके आईएस कोड में पेज नंबर 42 में क्लॉज नंबर 26.2.1, क्लॉज नंबर 26.2.1 पेज नंबर 42 में गिवन है। ये फॉर्मूला जो है मैं आपके सामने लिख देती हूँ। बहुत सारे रूल्स हैं, पहले आप सभी रूल्स सुनिए, फिर इसके बाद आप डिजाइनिंग करेंगे। 0.87 FI डाया, डाया का मैं सिंबल बना दूंगी, डिवाइड बाय 4 टाउ BD। 0.87 FI डाया डिवाइड बाय 4 टाउ BD। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा पेज नंबर 42 में क्लॉज नंबर 26.2.1, इस क्लॉज नंबर में आपको मिल जाएगा। इसमें ये सारी चीजें हैं क्या, FI आपको पता ही है, जैसे FE 415 है तो ये 415 हो जाएगा इसका FI। और डाया, ये वो डाया ऑफ बार है जिसके लिए आप डेवलपमेंट लेंथ निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने पिंक बार ली हुई है, यानी जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर केस में है 16 mm डाया बार है, आई थिंक 16 mm डाया, हाँ 16 mm डाया बार्स हमने लिया हुआ है, तो ये उसका डाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 mm। ये टाउ BD का जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और टाउ बीडी के लिए पूरा आपको ना एक टेबल है, टाउ बीडी के लिए एक टेबल होती है, इससे पहले भी आप लोगों ने टाउ बीडी कैलकुलेट किया है, तो उसके लिए उस टेबल पे देखिए, उस टेबल में आप टाउ बीडी का वैल्यू, उसमें भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, वो क्या है, नॉर्मल रेनफोर्समेंट के लिए होता है, मतलब एक प्लेन रेनफोर्समेंट के लिए होता है। और हम लोग जो यहाँ पर यूज करते हैं वो प्लेन नहीं होता है, वो हमारा ना ट्विस्टेड होता है थोड़ा सा, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, वो 60% इंक्रीज करना होता है, ये सब चीजें वो वैलिड होगी। टाउ बीडी का वैल्यू आई थिंक आप लोगों को निकालना आता है, तो मैं इसमें डीप में नहीं जा रही क्योंकि ये बेसिक्स है। ठीक है, तो ये आप लोग DOCS 1 में सीख चुके होंगे। यहाँ पर टाउ बीडी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसके लिए आपको टेबल से जो डेटा मिलेगा वो होगा 1.2, और जब आप उसको 60% इंक्रीज करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1.6।
ठीक है, तो ये आपको टाउ बी डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी आपको यानी इसके लिए आपको एल डी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट लेंथ वो मिनिमम लेंथ होती है जिससे पहले हम किसी भी रेनफोर्समेंट को कट नहीं कर सकते। अगर हम उससे उस लेंथ से कम में कट कर देंगे तो क्या होगा, जब अगर हम उस रॉड को पकड़कर खींचेंगे तो वो निकल आएगा, सफिशिएंट फ्रिक्शन कैलकुलेट मतलब नहीं अवेलेबल होगा और वो खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्या आप लोगों को डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करना आता है? बताइए बेटा, क्या आप लोगों को डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करना आता है या मुझे इसको बताना पड़ेगा? यस मैम। आता है ना, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करना है, वैसे भी ये बेसिक में पूरा एक ना चैप्टर में ही था, तो वो आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 415 यूज है तो 415 मल्टीप्लाइड बाई डाया ऑफ बार है हमारा 16 mm, डाया रख दिया, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई टाउ बीडी का वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 और फिर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जैसा मुझे बुक में दिख रहा है 752 mm आएगा इसका रिजल्ट। एलडी जो है वो है 752 mm, ठीक है। तो इतना डेवलपमेंट लेंथ आया, मतलब कि अगर हम बेस से कट करना चाहेंगे बार्स को तो 752 mm मिनिमम डिस्टेंस या डेप्थ बार की हमें देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो रूल मैंने आपको बताया, बेसिक रूल जो मैंने आपको बताया वो ये था कि इतनी डिस्टेंस के बाद आपको मोमेंट निकालना होगा, फिर से रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डाया को एडजस्ट करना पड़ेगा और रेनफोर्समेंट स्पेसिंग के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो हम लोग इतना आइटरेटिव नहीं होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, जल्दी से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग वहां पे थोड़ा शॉर्टकट यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एलडी निकालते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं और उस डेवलपमेंट लेंथ के बाद हम सेक्शन मानते हैं। जैसे कि दो चीजें होती हैं, एक ये डेवलपमेंट लेंथ आपको मिला और एक है टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 4.7, तो 4.7 डिवाइड बाई 3, 3 सेक्शन में हम लोग बांट लेते हैं। जो पूरी डेप्थ दी हुई है, पूरी डेप्थ को हम लोग 3 सेक्शन में बांट लेते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए, ठीक है। ये कहीं पर भी 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, मैं 3 सेक्शन में बोलने को बोल रही हूँ, मतलब हर एक सेक्शन 2 मीटर से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। तो 2 मीटर से ज्यादा का सेक्शन नहीं होना है, मतलब पूरे सेक्शन को अब हम लोग किस में बांटेंगे, पूरे सेक्शन को अब हम लोग बांटेंगे 3 सेक्शन में, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये और तीसरा सेक्शन ये। और ये जो डिस्टेंसेस होंगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 मीटर, ये होगी 2 मीटर और ये होगी 2 मीटर। 3 पार्ट में हमने बांट दिया। अभी ये जो 2 मीटर ये हमें जो मिला है 4.7, टोटल जो हमारी डेप्थ है ना वो 4.7 है। 4.7 डिवाइड बाई 3 करने पर हमें मिल रहा है 1.566, मतलब 1.57, मतलब हम 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1.5, तो यानी यहाँ पर 3 भाग में बांटने पर हमें जो मिला डिस्टेंस जो हमें मिला वो मिला 1.5। तो एक हमारे पास डिस्टेंस है 1.5 और दूसरी हमारे पास है 752। 752 से कम नहीं होना चाहिए, 752 से 1.5 के बीच में हम कोई भी सेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो हम 1.5 ले रहे हैं, 1.5। अब ये जो डिस्टेंस है 1.5 वो क्या करेगा, इस 1.5 डिस्टेंस तक ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है, 3 सेक्शन में बांट देते हैं, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है और ये तीसरा सेक्शन है। तो ये जो सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो रेनफोर्समेंट जैसे नीचे से कैलकुलेट हुई थी वहां तक एज इट इज बढ़ा देते हैं। अगर ये डिवाइड बाई 3 करने पर ये जो वैल्यू है वो इस एलडी से कम आती तो हम लोग एलडी लेते, एलडी 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 आगे चलता चला जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ एलडी कम है, हमारा टोटल डेप्थ डिवाइड बाई 3 जो है वो ज्यादा था, तो हमने टोटल डेप्थ डिवाइड बाई 3 को अपना बेस माना, ठीक है। तो इतने फर्स्ट जो हमारा केस है, फर्स्ट जो हमारा ना सेक्शन है उसमें पूरा एज इट इज जैसा रेनफोर्समेंट था वैसा ही रहेगा। सेकेंड सेक्शन पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट और उस मोमेंट के लिए एएसटी निकालेंगे
और फिर वही काम करना पड़ेगा। एसटी जो है वो कितना आएगा और उससे स्पेसिंग कितनी आएगी, या हम लोग यही ले सकते हैं स्पेसिंग के लिए हम बॉन्ड है जो स्पेसिंग पहले से चल रही है वो जस्ट डबल इतना ही हो सकता है। और फिर से एक बार यहाँ पर सेम चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से डिजाइन करने पर आपके पास जो सेक्शन अवेलेबल है वो आपको सिर्फ 2 बार और काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप सही से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या रूल है जो ध्यान रखना है वो ये है कि पहले आपको एलडी कैलकुलेट करना है, और फिर एक ये डेप्थ हो गई और दूसरी डेप्थ टोटल डेप्थ डिवाइड बाई 3, दोनों में से जो ज्यादा है उस डिस्टेंस के बाद हम सेक्शन लेते हैं और उस सेक्शन पर हम एएसटी और स्पेसिंग वगैरह सब कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना काम, ये जो पूरा हमने काम किया ये मोमेंट को ध्यान में रखते हुए किया। हमने मोमेंट के लिए एएसटी दे दिया, हमने एक अपनी ओर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी दे दिया, वो जस्ट इस जो मेन रेनफोर्समेंट थी इसको बॉन्ड करने के लिए थी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक स्लैब की तरह डिजाइन हो रहा है इसलिए इसमें कहीं पर भी हमने शेयर रेनफोर्समेंट नहीं दिया, लेकिन हमें उसे चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेयर रेनफोर्समेंट आ रहा हो। तो शेयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला आपको पूरा मेमोराइज होने चाहिए। उसमें होता क्या है, एक्चुअल में शेयर फोर्स कितना आ रहा है क्रिटिकल सेक्शन पर। क्रिटिकल सेक्शन कहां पर होता है ये आपको जानना जरूरी है। क्रिटिकल सेक्शन होता है बेस से स्मॉल डी डिस्टेंस ऊपर। ठीक है, बेस से स्मॉल डी हट कर क्रिटिकल सेक्शन होता है। जैसे जो हमारा मोमेंट होता है, मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन जो हमारा होता है वो जस्ट क्या है, ज्वाइंट पे होता है। बेस स्लैब और हमारा ये जो स्लैब है ये जहां पर ज्वाइंट हो रहा है उस ज्वाइंट पे हमारा मोमेंट है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं शेयर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन की, तो शेयर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है जो ज्वाइंट है उससे डी डिस्टेंस पर। तो पहले तो हम यहाँ पर डी कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल डी कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, और उससे डी डिस्टेंस जाने के बाद जो सेक्शन हमें मिलता है उस सेक्शन पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और ये जो शेयर फोर्स जनरेट होगा ये अर्थ प्रेशर की वजह से जनरेट होगा। किस जगह पर, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है शेयर फोर्स के लिए, उस जगह पर कितना अर्थ प्रेशर आया है वो निकालेंगे, फिर उस अर्थ प्रेशर की वजह से कितना फोर्स आया है वो निकालेंगे, और वो फोर्स उसको हम लोग अल्टीमेट में कन्वर्ट करेंगे 1.5 का मल्टीप्लाई करके, उसको हम लोग VU में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लोग टाउ V से इंडिकेट करते हैं, और टाउ V इक्वल टू VU बाई BD। बी क्या है, हमारे केस में 1 मीटर है, और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। जिस सेक्शन पे काम कर रहे हैं उस सेक्शन पे इफेक्टिव डेप्थ है, ध्यान रखिएगा डी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा उस सेक्शन के लिए। तो टाउ वी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हमें टाउ सी का वैल्यू चाहिए। टाउ सी की वैल्यू के लिए आपको ध्यान होगा, आपके एक IS कोड में एक टेबल बनी हुई है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी के लिए। टाउ सी का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ स्टील और कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। तो हमने मेन रेनफोर्समेंट जो लिया हुआ है उसका हमें पहले तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करना पड़ेगा, और परसेंटेज स्टील का फॉर्मूला होता है 100 इंटू AST बाई BD। 100 इंटू AST, AST क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने रेनफोर्समेंट का दिया हुआ है, डिवाइड बाई B है 1 मीटर, और D है इफेक्टिव डेप्थ। तो इससे हमें परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएगा, और फिर उस परसेंटेज ऑफ स्टील और उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमें एक वैल्यू टाउ सी की मिल जाएगी। चूंकि आपको जो टेबल दी हुई है वो स्पेसिफाइड परसेंटेज के लिए है, जैसे 0.15 के लिए है, 0.25 के लिए है, 0.50 के लिए है, 0.75 के लिए है। तो जरूरी तो नहीं है कि परसेंटेज ऑफ स्टील इन्हीं डिजिट्स में से एक आ जाए। तो अगर डिजिट्स में से एक आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर हमें क्या करना होता है, लीनियरली वेरिएट करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वो आप लोगों को, चूंकि टाउ सी का वैल्यू निकालना तो पहले आप लोग सीख चुके हैं, तो वैसे आप लोग टाउ सी का वैल्यू लीनियरली वेरिएट करके टाउ सी का वैल्यू निकालें। अब जो पहले हमें टाउ वी मिला है, मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस और डिजाइन शेयर स्ट्रेस, इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। अगर टाउ सी का वैल्यू टाउ वी से
टाउ सी का वैल्यू जो है वो ज्यादा आता है टाउ वी से, तो इसका मतलब हमें किसी भी तरीके का कोई भी रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है, स्लैब के रूल चलेंगे, जो जो स्लैब में रूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना वही चलेंगे। अब अगर टाउ सी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है टाउ वी से, तो इसका मतलब कि शेयर प्रोड्यूस हो रहा है और उस शेयर के लिए रेनफोर्समेंट का जरूरत है, और वो रेनफोर्समेंट के लिए हमें फिर शेयर रेनफोर्समेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए हम लोग स्लैब की तरह डिजाइन कर रहे हैं, मतलब हम लोग शेयर एनफोर्समेंट नहीं देना चाहते, फिर हम लोग क्या करते हैं कुछ और अल्टरनेटिव चीजें निकालते हैं। मतलब हम फिर क्या करेंगे, हम डेप्थ इंक्रीज करेंगे, हम कुछ और तरीके अपनाएंगे, हम परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज करेंगे, ये सारे काम हम लोग करते हैं, ठीक है। हम शेयर एनफोर्समेंट देने के पक्ष में नहीं होते हैं, ठीक। अगर हमारा एक और रूल होता है ना कि टाउ वी का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा कम है टाउ सी से, तो फिर हम नहीं, टाउ सी का वैल्यू अगर बहुत कम है टाउ वी से, तो फिर हमें उसको रीडिजाइन भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो वैसे इतना केस नहीं होता है, क्योंकि ये आपसे रेनफोर्स मतलब शेयर के लिए डिजाइन नहीं करा रहे हैं, आप आपके लिए ये जो है एक रेनफोर्स मतलब रिटेनिंग वॉल डिजाइन करा रहे हैं, तो रिटेनिंग वॉल में कभी भी शेयर रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 90% केसेस में हमारा टाउ वी जो है वो कम आ जाता है टाउ सी से, और हम लोग सेफ कंडीशन में होते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये शेयर एनफोर्समेंट की डिजाइन थी, जिसे हम लोग जस्ट लेते हैं चेक फॉर शेयर, शेयर के लिए चेक करते हैं जस्ट, और हमेशा वो कम आता है। तो जितना प्रोसीजर मैंने इतनी देर से आपको बताया, अब वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है चेक फॉर शेयर। चेक फॉर शेयर, चेक फॉर शेयर में आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन देखना पड़ेगा कि सेक्शन कहां पर है। तो अभी क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर होता है डी डिस्टेंस पर, स्मॉल डी डिस्टेंस पर। तो ये हमारे इसमें है क्या, टोटल डेप्थ जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 4.7, 4.7 ये हमारी टोटल डेप्थ है। और डी, यहाँ पर जो डी अवेलेबल है कितना है, माइनस करिए 0.35 में से 0.35 में से हम लोगों ने जो कवर लिया हुआ है वो 60 mm लिया हुआ है, मतलब कि 0.06, 0.29, 0 पॉइंट, ये कैसे आया वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर हमें टोटल डेप्थ पता है, टोटल डेप्थ है हमारा 0.35, 0.35, और इस 0.35 में से जो हमने इफेक्टिव कवर लिया हुआ है, मतलब 60 mm लिया हुआ है, मतलब 0.06 मीटर में हो गया, इसको माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.29। मतलब 4.7 में से 0.29 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर अवेलेबल क्रिटिकल सेक्शन का डेप्थ हमें मिल जाएगा, और वो है क्या, 4.41, 4.41 मीटर, ठीक है। मतलब कि इसको हम हटा देते हैं, एक हम सेक्शन बना रहे हैं, एक हमने एक फ्रेश सा सेक्शन बना दिया ये, और अब हम लोग इसमें शेयर के लिए चेक कर रहे हैं। ये हमारा एक सेक्शन है, और इस सेक्शन पर हमने ये जो टोटल जो डिस्टेंस थी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थी 4.7, और हमने ये निकाला कि 4.41 डेप्थ पर हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। तो मतलब ये जो सेक्शन है ये कहीं यहाँ पर होगा, हम ये मान लेते हैं ये। और ये जो डिस्टेंस अवेलेबल हमारे पास है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है ये है 4.41, ये है 4.41 मीटर, मीटर, ठीक है। तो अब इतनी डेप्थ पर कितना शेयर फोर्स लग रहा है, अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो फिर से सिंपल, इसकी वजह से जो अर्थ प्रेशर कैलकुलेट हो रहा है वो निकालेंगे, फिर उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो निकालेंगे, और उसको
1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें VU का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बेस है, ये बेस कितना कैलकुलेट होगा वो देख लेते हैं। तो जो इसका बेस है यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 1/3, हमारे इस केस के लिए के का वैल्यू था 1/3 इंटू सॉइल का वेट 18 मल्टीप्लाइड बाई हाइट मतलब 4.41, ये हमारा बेस हो गया। और इस बेस में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधे शेयर फोर्स मिल जाएगा। तो ये हमारा बेस है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.41 डिवाइड बाई हम 2 कर देते हैं, तो हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी डायरेक्ट शेयर फोर्स की। और ये जो शेयर फोर्स की वैल्यू हमें मिल रही है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये हमें मिल रही है 58.3 किलो न्यूटन। 58.3 किलो न्यूटन, ये अर्थ प्रेशर की वजह से इस क्रिटिकल सेक्शन पे फोर्स कितना आ रहा है वो आ रहा है। अब इसमें ही हम लोग 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा VU इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 58.3 किलो न्यूटन, ये हमारा आ गया VU। और ये कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी क्या 87.52 किलो न्यूटन, ये हमारा VU का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टाउ V का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो टाउ लिख देती हूँ, टाउ V का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। टाउ V इक्वल टू क्या होता है VU बाई BD, VU बाई BD, ठीक है, टाउ V इक्वल टू आ गया। तो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो टाउ V, VU का वैल्यू ऑलरेडी हमें अभी भी पता है क्या है 87.52 डिवाइड बाई B का वैल्यू है 1000 1 मीटर है, और मल्टीप्लाइड बाई D। अब यहाँ पर हमें D कैलकुलेट करना पड़ेगा, और D जो है वो कितना ले रहे हैं हम, इस जगह पर D कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, लीनियरी वेरिएट हो रहा है, तो लीनियरी वेरिएट होने पर D का वैल्यू कितना यहाँ पर बचेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब जरा इस D का वैल्यू का थोड़ा सा हम बोल्ड करते हैं। पहले हमें D का वैल्यू, इस सेक्शन पर D का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जरा आप लोग कैलकुलेट करिए, ये ट्रायंगली वेरिएट हो रहा है, ये देखिए ये इतना ट्रायंगली वेरिएट हो रहा है, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है 150, और टोटल जो डिस्टेंस है वो है 350। ठीक है, 350 है। अभी इतना डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये है स्मॉल d था, यानी ये था 0.29 था, 0.29 था, 0.29 डिस्टेंस के बाद अवेलेबल टोटल डेप्थ निकालिए। पहले तो आप लोग निकालिए, करिए ये काम, मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेती हूँ। किसी ने कैलकुलेट किया? नहीं कैलकुलेट किया आप लोग?
ठीक है, डी का वैल्यू 290 रखिए, फिर कैलकुलेट करके वही वैल्यू रखिएगा 290, और इससे आप लोगों को क्या मिला, ये वैल्यू आपको मिल गई टाउ वी की वैल्यू। और इसमें ये वी यू जो है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये किलो न्यूटन में था, तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी टाउ वी की, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.03 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 0.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आपको टाउ वी का वैल्यू मिला। और इसको कंपेयर करना है आपको, तो इसको याद रखिएगा, इसको मैं, ये है आपका टाउ वी का वैल्यू, और इसको बाद में कंपेयर करना है। सेकंड जो आपको निकालना है वो निकालना है टाउ सी का वैल्यू निकालना है। तो टाउ सी के लिए पहले आपको चाहिए होगा परसेंटेज ऑफ स्टील। तो पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करते हैं पी टी से, और इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है AST मल्टीप्लाइड बाई, परसेंटेज में करना है मतलब 100 डिवाइड बाई BD, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर AST जो हमने कैलकुलेट किया है, जो हमारा जो प्रोवाइड है या जो गिवन है वो क्या है 1693 था। टोटल मेन रेनफोर्समेंट 1693 था, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ 290। अभी इससे आप परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे तो ये चेक कर लीजिएगा, ये आपको मिलेगा 0.58%। 0.58% आपको मिलेगा परसेंटेज ऑफ स्टील। अब इस 0.58% स्टील के लिए और M20 कंक्रीट के लिए, M20 कंक्रीट यूज है ना, M20 कंक्रीट के लिए जब आप लोग रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फिर देखिए जो रिजल्ट हमारे पास है वो 0.50 के लिए है, 0.50 के लिए है 0.48, और दूसरा वैल्यू है 0.75। 0.75 के लिए वैल्यू है हमारे पास 0.56। ठीक है, तो आप लीनियरी वेरिएट करिए, पहले तो लीनियरी वेरिएट करेंगे हम। आपके सामने दो वैल्यूज रखते हैं, आपके सामने दो वैल्यूज हैं, वो क्या है 0.50 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है हमारे पास 0.48, और दूसरी वैल्यू है 0.75 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है हमारे पास 0.56। ठीक है, और आपको इन दोनों के बीच में लीनियरी वेरिएट करके जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 0.58 के करस्पॉन्डिंग, 0.58 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर 0.58 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये लीनियरी वेरिएशन आप लोगों को आता है, आप लीनियर वेरिएशन करके इसको निकाल सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.54। 0.54, इसको लीनियर वेरिएशन अगर किसी को नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो आपको जो टाउ सी का वैल्यू मिलेगा वो 0.54 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलेगा। अब देखो टाउ सी और टाउ वी को कंपेयर करेंगे। टाउ वी का वैल्यू जो हमें मिला है वो हमें मिला है 0.3, और टाउ सी का वैल्यू जो हमें मिला है वो मिला है 0.54। तो अगर वैल्यू 0.54, इतना ऑलरेडी कैपेसिटी, इतना शियर स्ट्रेस ऑलरेडी हमारी जो रेनफोर्समेंट है वो बियर कर सकती है, तो जो शेयर फोर्स आ रहा है वो है 0.3, तो उसको तो डेफिनेटली बियर कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी शेयर रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना तो एकदम क्लियर है, और ये चीज हमें समझ में पूरी तरीके से आ गई। तो देखिए
ये यहाँ से हमारा स्टेम का डिजाइनिंग जो है वो पूरा हो गया है। और इस स्टेम की डिजाइनिंग में हमने क्या क्या चीजें देखी, मोमेंट के लिए डिजाइन किया, एलडी का वैल्यू कैलकुलेट किया, एलडी के बाद हम कट कर देते हैं रेनफोर्समेंट को, और उसके बाद हम लोग फिर से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर से एएसटी निकालते हैं और कितना स्पेसिंग होता है वो पूरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम उसको शेयर के लिए भी चेक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम लोग जो भी रिजल्ट आता है उसको ऐसे एक फॉर्म में बना देते हैं, और हमें डायग्राम स्टेप स्टेप रेनफोर्समेंट मतलब क्या है ना, स्टेम का डिजाइनिंग जो है वो यहाँ से हम लोग पूरा मानते हैं। ये जो रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है ये आपको लेंथ वाइज शो हो रहा है, ठीक है। अभी यही चीज जरा मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें कैसा दिखेगा। जब आप लोग सामने से इसको देखोगे तब आपको मतलब क्रॉस सेक्शन वाइज देखोगे तब ये रेनफोर्समेंट आपको कैसे दिखेगी। तो देखिए ये जो पिंक वाली रेनफोर्समेंट आपको दिख रही है वो पिंक वाली रेनफोर्समेंट आपको दिखेगी ऐसे, और ये दोनों व्यू आपको बनाने होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा रेनफोर्समेंट आपको दिखेगा वो आपको कैसा दिखेगा, वो जस्ट राउंड एंड राउंड दिखेगा। आपकी मर्जी, आप उसे अंदर से शो कर सकते हैं या बाहर से शो कर सकते हैं, तो मैं ऐसे बाहर से शो कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये अंदर से भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये जो रेनफोर्समेंट ऐसे ब्लू कलर से थी वही रेनफोर्समेंट ऐसे होगी, और यहाँ पर भी आपको ऐसे एरो लगा के ना लिखना पड़ेगा कि ये जो है रेनफोर्समेंट कितना कितना डाया है, स्पेसिंग कितना है, यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा, और ये जो पिंक वाली है ये भी आपको शो करना पड़ेगा, दोनों रेनफोर्समेंट आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा डेप्थ वगैरह भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पिंक वाली जो रेनफोर्समेंट है वो 3 जगह पर 3 वैल्यू शो करेगा, तो तीनों जगह पर आपको लिखना पड़ेगा कितना कितना स्पेसिंग है, कितना कितना डाया है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील तो पूरी जगह पर सेम ही होगी। ये जो पिंक वाली जो रेनफोर्समेंट है ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगी, ये नीचे तक जाएगी। आप चाहें तो मिनिमम रेनफोर्समेंट इधर साइड भी प्रोवाइड कर सकते